हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जानत्व रेशा ऊन। अभी तक हमने पिछले वीडियो में इसका इतिहास पढ़ा था, उद्गम प्रकार पढ़े थे और इनकी विशेषताएं देखी थी, भौतिक और रासायनिक विशेषता क्या है। आज हमारा है ऊन का उत्पादन है, ये किस प्रोसेस से किया जाता है, ऊन का पूरा उत्पादन करने के लिए हमें कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो इन प्रक्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे कि कौन सी प्रक्रिया के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, तो इसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे। अगर पिछले वीडियो मेरा पसंद आए हों आपको, तो उसको लाइक और शेयर करना वीडियो को। और जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर आप लोगों के आए नहीं हैं, इसलिए उनका कमेंट के माध्यम से आपके क्वेश्चन का आंसर देना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने उसको पढ़ा है और आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ऊन का जो जानत्व रेशा हम प्राकृतिक रेशों के अंदर पढ़ रहे थे, उसमें ऊन का उत्पादन की प्रोसेस क्या है। हमने जानवरों का अध्ययन देखा था कि ऊँट है वो हमें ऊन है वो हमें ऊँट से प्राप्त होता है, बकरी से, खरगोश से और मुख्य रूप से भेड़ से। ये हमने सारा देखा था कि उनका जो उत्पादन होता है वो इन जानवरों से होता है। तो सबसे पहले जो इसके उत्पादन की प्रक्रिया आती है, तो भेड़ों से ऊन काटकर एकत्र करना। ये भेड़ों का जैसे भेड़ से काटनी है, बकरी से काटनी है या खरगोश से काटनी है, तो ये हमें क्या करना है, भेड़ों से ऊन को काट के अलग करना है। ये भी दो प्रकार से होता है, एक तो हाथों के द्वारा इसको काटा जाता है ऊन को। इस तरीके के कुछ यंत्र होते हैं, इस तरीके की कुल्हाड़ी जैसे ये, तो ये चाकू टाइप में से ही होता है, जिसके माध्यम से हाथ के माध्यम से इन भेड़ों के शरीर से उनको अलग किया जाता है। और आजकल मशीनों के द्वारा, मशीनें आती हैं, मशीनों के द्वारा भी भेड़ों के, आप YouTube चलाते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि भेड़ों के बाल काटते हुए उन दिखाया जाता है। तो भेड़ों को किस तरीके से मशीनों के माध्यम से हम उनकी कटाई है, उनको हम अच्छे से कर सकते हैं। तो जो भेड़ों से ऊन को काटना है, ये हमारी पहली प्रोसेस होती है, जो दो तरीके से की जाती है, एक तो हाथों के द्वारा और एक हमारी मशीन के द्वारा। और साल में 2 बार है वो हमें बाल काटने की आवश्यकता होती है। एक बार तो हम मार्च के माह में काटते हैं। मार्च के माह में इसीलिए काटा जाता है कि मार्च के महीने में सर्दी है वो कम हो जाती है, और भेड़ों को सर्दी से बचाने के लिए वो उनके बाल है उनके काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो एक तो मार्च के महीने में काटे जाते हैं और एक सितंबर के माह में काटे जाते हैं। तो ये दोनों ही समय ऐसे हैं जहाँ पर ये इनके बाल काटने की प्रोसेस को अपनाया जाता है। दूसरी प्रोसेस होती है इनकी छटाई या श्रेणीकरण करना। अब हमने ऊन को, इन जानवरों की ऊन को अलग कर लिया। अब कल मैंने आपको विशेषताओं के अंतर्गत ये बताया था कि भेड़ों की ऊन है वो कहीं पे 1 से 4 इंच की होती है, कहीं पे 4 से 6 इंच लंबाई की भी मिलती है, कहीं पे 5 से 10 इंच लंबाई की भी मिलती है। तो ये इनकी संरचना के आधार पर इन ऊन काटी हुई ऊन को हमें अलग अलग भागों में वर्गीकृत करना पड़ता है कि छोटी ऊन है उनको हमें अलग रखना है, बड़े रेशे हैं उनको हमें अलग रखना है। तो ये इनकी छटाई और श्रेणीकरण बनाया जाता है कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। इस तरीके से हमें 1 क्वालिटी, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 और श्रेणी 4, ये इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें उनको अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करना पड़ता है। दूसरा वर्गीकरण है उनकी बारीकी संरचना, यानी रेशा कितना बारीक है, रेशा कितना मोटा है। तो आपको कल मैंने बताया था कि जो पश्मीना शॉल बनाया जाता है वो बहुत ही बारीक रेशे से बनाया जाता है। बारीक होने के साथ साथ क्या होता है,
वो एकदम गर्म रेशा भी होता है। तो ये इनकी बारीकी के अकॉर्डिंग और गर्माहट के अकॉर्डिंग इन रेशों को हमें अलग अलग क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, घटिया क्वालिटी है, उनके अकॉर्डिंग ही हमें गलीचे, जैसे हल्की ऊन होती है, छोटे रेशे होते हैं, तो उनके हमें गलीचे वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हमें उनकी छटाई करनी होगी। ऊन को काट लिया हमने, उसके बाद हमने छटाई कर लिया, उसके बाद सफाई और उसकी धुलाई की जाती है। सफाई और धुलाई की जाती है तीसरी प्रोसेस के अंतर्गत। तीसरी प्रोसेस में सफाई और प्रक्रिया है, ये 3 आधार पे की जाती है। एक तो हम साबुन के द्वारा सफाई कर सकते हैं, एक वाष्पित घोलक पदार्थ के माध्यम से सफाई कर सकते हैं, और एक प्रक्रिया को हम कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया कहते हैं। आपको पता है कि भेड़, ऊँट, ये जितने भी है, ये खुले ग्राउंड के अंदर, मिट्टी के अंदर रहने की इनकी प्रोसेस होती है। तो इनके जो ऊन उतारी जाती है शरीर में, तो इस ऊन के अंदर बहुत सारी गंदगी होती है। तो सबसे पहले ऊन उतारने के बाद में हमें इनकी छटाई और श्रेणीकरण कर लिया हमने, और फिर इनकी धुलाई, सफाई और धुलाई की प्रक्रिया हमें करनी पड़ती है। तो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से हमें ये 3 प्रोसेस है वो अपनानी पड़ती है। हम इन बालों से गंदगी को अलग करने की जो प्रोसेस होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, धुलाई और सफाई कहलाती है। इस कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया क्या है, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोसल्फेट है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र माना जाता है। इसको H2SO4 इसको कहा जाता है HCl। तो इन दोनों घोल की प्रक्रिया है इस गंदे रेशों के ऊपर की जाती है। मतलब इनसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से या सल्फ्यूरिक अम्ल से इस ऊन को धोने का कार्य किया जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया कहते हैं। तो कार्बोनाइजिंग में आपको ये दोनों याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रक्रिया से ऊन के रेशों की सफाई करना कहलाता है। सफाई होने के बाद में इस ऊन को सुखाया जाता है, क्योंकि साबुन, वाष्पित घोल या कार्बोनाइजिंग तीनों प्रक्रियाओं में वो ऊन है गीली हो जाती है हमारी, और फिर उसको सुखाने का कार्य किया जाता है। सुखाने के बाद इसके ऊपर तेल लगाना होता है। तेल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमने साबुन और ये घोल है, इनके अंदर रेशे हैं थोड़े से कड़े हो जाते हैं। तो उस कड़े रेशों को सॉफ्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, तेल लगाना है। इससे ये इनमें लचक है वो बनी रहती है, इसमें घर्षण नहीं होता है। तो ये तेल लगाने की प्रोसेस की जाती है। तेल लगाने के बाद में इन रेशों को मिश्रित किया जाता है। मिश्रित करना मतलब जो अलग अलग क्वालिटी के रेशे हैं उनको हम मिला के एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। फिर इनका धुनाई की प्रक्रिया होती है। धुनाई के बाद कंघी की जाती है। आपको मैंने कपास के अंदर भी ये समझाई थी कि धुनाई की प्रक्रिया क्या है, और शब्दावलियों वाले शब्द में भी बताया था कि धुनाई क्या होती है। फिर कंघी करना, जैसे कंघे में से अपने छोटे छोटे बाल हैं वो एक साइड में हो जाते हैं, निकल जाते हैं, बड़े रेशे हैं वो एक साइड में रह जाते हैं। तो इसी तरीके से इनकी कोम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है। फिर इनको खींचा जाता है, खींच के इनकी कताई का कार्य किया जाता है। कताई से रेशा, आपका धागा है, ऊन का धागा है, वो तैयार हो जाता है, और फिर हमें इसकी बुनाई की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है। और बुनाई हो जाती है तो फिर इसकी भराई करनी पड़ती है। फिर ब्लीचिंग और रंगाई का कार्य होता है। रंगाई के बारे में मैंने कल आपको बताया था विशेषताओं में कि इनके ऊपर अम्लीय प्रकृति के रंग है वो हमारे अच्छे चढ़ते हैं। ब्लीचिंग का मतलब भी कपड़े में चमक, रंग, ये सब उत्पन्न करना ब्लीचिंग की प्रक्रिया होती है। तो अम्लीय रंगों का प्रयोग है ऊनी रेशों के ऊपर अच्छा माना जाता है। परिसज्जा करना, परिष्कृति करना, ये आपके कपड़ा तैयार हो गया, भराई हो गई, बुनाई हो गई, ब्लीचिंग और रंगाई भी हो गई। इसके बाद इस कपड़े को और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, इसमें अलग अलग गुण पैदा करने के लिए इनके ऊपर परिसज्जाएँ करनी पड़ती है। ये परिसज्जाएँ मर्सराइजिंग, कैलेंडरिंग अलग अलग तरीके की होती है, ताकि इनका
जो कपड़े का रूप रंग आकार है वो और भी ज़्यादा निखर जाए, और भी ज़्यादा इसमें चमक आ जाए, और भी ज़्यादा इसके अंदर फिनिशिंग आ जाए। तो ये सारी परिष्कृतियाँ परिसज्जाएँ हमें इन रेशों के ऊपर करनी पड़ती है। तो आगे का वीडियो या तो मैं इस परिसज्जा के ऊपर दूंगी, या फिर आपको रंगों के बारे में, रंग कौन कौन से होते हैं, किस किस से प्राप्त होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको जानकारी दूंगी। अभी एक बच्चों का कमेंट था कि मेरे पास कि आप पूरा सिलेबस कराओगे क्या। मैं टॉपिक तो सारे कवर करूंगी, लेकिन आप खाली उसके ऊपर ही डिपेंड ना रहे, क्योंकि पूछने वाला क्वेश्चन है वो कहीं से भी पूछ सकता है। तो उससे संबंधित आपको मटेरियल, जो इन टॉपिक से संबंधित कोई भी तरीके की जानकारी है, तो वो आप अलग तरीके की अगर गाइड आपको मार्केट में मिल रही है तो उसको आपको लेना चाहिए, और साथ में आपको उससे पढ़ाई भी करनी चाहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।